स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टाइम कल हमने थोड़ा सा बेसिक किया था और उस बेसिक में जो जो हमने पढ़ा था मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नोट्स आपने बनाए लिए होंगे, मैंने पिक सेंड कर ही दी थी। सबसे पहले हमने कॉन्ग्रेंट के बारे में पढ़ा कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट कब बोली जाती हैं, जब दो फिगर आपस में shapes they have exactly the same shape and same size। जब उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होती है तब उन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कल हमने ये भी पढ़ा था कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जब दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तब उन दोनों लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाता है कि जब एक एंगल दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, यानी एक को दूसरे एंगल के सुपरपोज किया जाए तो नीचे वाला पूरा पूरा कवर हो जाए तो उसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल, यानी दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर्कल, जितने भी सर्कल होते हैं वो सेम रेडियस के होते हैं, वो सभी के सभी आपके कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी के बारे में कल हमने पढ़ा था। ज़्यादा देखना हो पूरी डिटेल में तो आप लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने ये पढ़ लिया था बेटा कि दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, यानी ABC ट्रायंगल को PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, जब इसके सारे के सारे एंगल, तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हों और इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। यानी जब इस ट्रायंगल को मैं उठाता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर सुपरपोज करवाऊँगा, इस ट्रायंगल को उठाकर जब इस ट्रायंगल के ऊपर रखूँगा तो ये नीचे वाला ट्रायंगल पूरा पूरा मेरा कवर हो जाए। ठीक है। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। तब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। सबसे बड़ी बात जो हमने कल पढ़ी थी कोरस्पॉन्डेंस, ये थी मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी। व्हाट इज़ अ कोरस्पॉन्डेंस, कोरस्पॉन्डेंस क्या होती है। कोरस्पॉन्डेंस में बेटा हमें ये देखना होता है कि पहली दो साइड जो आपने नेमिंग की हुई है, जैसे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो ये जरूर देखना होता है कि पहला जो नाम लिखा हुआ है A एंगल, वो जाके P के ही इक्वल होना चाहिए। अगर A किसी और के इक्वल है, P के इक्वल नहीं है, तो फिर वो ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता कभी भी। कोरस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है, यानी A एंगल P के सेकंड वाला, जो सेकंड नेमिंग है B वाला, वो सेकंड वाले के Q के इक्वल होना चाहिए। वो जो थर्ड पे लिखा हुआ है C, वो किसके, R के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। और साइड भी ऐसी, पहली दो साइड जो बन रही है AB, ये देखिए पहली दो इसी पहली दो के इक्वल होनी चाहिए PQ। लास्ट दो BC किसके इक्वल होनी चाहिए, QR के। और ये जो AC है फर्स्ट और थर्ड से जो साइड बन रही है वो PR के इक्वल होनी चाहिए बेटा। AB PQ के, BC QR के, AC और PR के। तो कोरस्पॉन्डेंस बहुत ज़रूरी है। एक ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होंगे तभी उनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोला जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बेटा उनकी सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल और तीनों ही साइड इक्वल हो जाती है। इसी के ऊपर मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था कि ये 50 मैंने नहीं दिया था और इस x की वैल्यू पूछी थी और मैंने बता दिया था कि CAB कॉन्ग्रुएंट है QRP के, तो यहाँ पे क्यों निकालना था। तो अगर कोरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग देखें तो मेरा जो C की वैल्यू थी वो किसके इक्वल होनी थी, Q के इक्वल। ठीक है। तो Q और C इक्वल होने थे। C यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने C फाइंड आउट किया, 50 आया था और वो Q के इक्वल हो गया जो कि x था। ये थोड़ा बहुत हमने कल डिस्कस किया था। चलिए आज चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, दो तो थ्योरम होंगी। एक थ्योरम तो चलो नॉर्मल रिजल्ट है, सेकंड देखिएगा, दोनों थ्योरम आज डिस्कस करें। पहले तो टॉपिक बात करते हैं, क्या टॉपिक करने जा रहे हैं हम। अब बेटा आता है, ये देखिएगा, अब आपके पास
sufficient, sufficient conditions या क्राइटेरिया, sufficient condition या criteria for congruency, congruency of triangle. Sufficient condition और क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल. इट मीन्स, मतलब क्या है इसका भाई, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आप जानते हैं कि इसकी सारी चीज इक्वल करनी पड़ेगी. दिस इज ए, दिस इज बी, सी, पी क्यू आर. तो हमारी यहाँ पे 6 चीजें होती है बेटा. एक 3 तो एंगल हो गए, 1 2 3, 3 एंगल हो गए और 3 मेरे पास साइड है, 1 2 3. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होंगे? जब ये वाला एंगल P इसके बराबर, B जो है वो Q के इक्वल आ जाए, C जो है वो R के इक्वल हो, AB जो है वो PQ के, BC है QR के और AC है जो PR की इक्वल होगी. तो ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो क्या बात है, क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये 6 की 6 चीजें दिखाएं? सफिशिएंट कंडीशन का मतलब कुछ कंडीशन, सफिशिएंट का मतलब ये होता है कुछ कंडीशन से काम नहीं चल जाएगा क्या? ठीक है ना, कुछ कंडीशंस दिखा दें इन 6 में से, तो क्या मेरा काम नहीं चल जाएगा? वो सफिशिएंट कंडीशन देखनी है बेटा आज हमें. ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या आपको 6 की 6 कंडीशन रिक्वायर है? नहीं, हम प्रूव करेंगे. पहले तो है क्या कि डू वी need all the six conditions or a lesser number of condition will ensure the congruency of two triangle. ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढेंगे हम आज के लेक्चर में. क्या आपको 6 की 6 कंडीशन और या फिर लेसर कंडीशन विल एंश्योर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए टू ट्रायंगल? 6 की 6 कंडीशन चाहिए या 3 कंडीशन, कोई भी 3 कंडीशन इनमें से दिखा दें तो उन 3 से भी काम चल सकता है क्या? यस बेटा, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि अगर हम कोई 3 कंडीशन भी दिखा दें, वो बताऊंगा कौन कौन सी 3 कंडीशन है, अपनी मर्जी से नहीं, उन 3 कंडीशन भी अगर हम दिखा देते हैं तो भी ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. समझ रहे हैं बेटा? अगर इन 6 में से मैं कोई 3 कंडीशन भी दिखा दूं ना,
बस 3 ट्राइंगल, 3 तो एंगल हो गए, 3 साइड, 6 की 6 इक्वल दिखानी पड़ेंगी। बट अब धीरे धीरे हम प्रूव करेंगे कि मेरा काम सिर्फ 3 कंडीशन से भी चल जाएगा। तो उनमें से पहली जो कंडीशन है, काफ़ी सारी 5 कंडीशन आएंगी, ये 5 तरह की कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन कौन सी है उस पर बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में है। आइए पहली कंडीशन पे बात करते हैं। पहली कंडीशन है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS बोलते बेटा, कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरियन। पहला जो मेथड है, पहली जो 3 चीज़ें जिनसे काम चलेगा वो है साइड एंगल साइड। क्या सिर्फ एक ट्रायंगल की साइड, एक एंगल जो उन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए, ठीक है। एक साइड मान लीजिए ये AB साइड, एंगल A वाला एंगल, और दूसरी साइड इसके साथ वाली AC साइड। एक ट्रायंगल की एक साइड बीच वाला एंगल, फिर दूसरी साइड को दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ और एंगल को P और AC को PR के अगर इक्वल कर दिया जाए, सिर्फ तीन चीजों को, साइड, बीच वाला एंगल और फिर एक और साइड को दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल कर दिया जाए, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिर्फ इन 3 चीज़ों से, साइड एंगल साइड से। कैसे? आप ये कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे भाई? हो जाते हैं इन 3 चीज़ों से, लेकिन कैसे, इसका प्रूफ देखेंगे। आइए, थ्योरम क्या है, पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए बेटा, स्टेटमेंट में आएगा 2 ट्रायंगल्स ऐसे दिखाने, ब्लैक यूज करते हैं। 2 ट्रायंगल्स are congruent if two sides and the included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of other triangle। मतलब स्टेटमेंट बोल रही है बेटा कि 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, ठीक है, अगर इक्वल है, वन ऑफ द इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, तो मुझे दिखाना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय डेफिनेशन। देखिएगा गिवन क्या दे रखा है मेरे को, जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है बेटा वो क्या है,
गिवन अभी लिखते हैं। इसके अंदर मैं पहले फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। दिस इज ए बी सी। दिस इज डी ई एफ। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे दिया, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड की। बस 3 चीज़ें गिवन है हमें, और इन 3 चीज़ों से मुझे दिखाना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी गिवन में क्या आ गया, 2 ट्रायंगल्स ABC and DEF सच दैट, इस तरह से गिवन है बेटा। किस तरह से गिवन है, उनके अंदर क्या क्या है। AB जो दे रखी है, AB जो दे रखी है वो DE के इक्वल दे रखी है गिवन में, ठीक। और जो आपका AC है वो DF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है। और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल, यानी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड मतलब उनके बीच वाला, इंक्लूडेड मतलब उनके बीच वाले एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं। और मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए टू प्रूव मैं लिख देता हूं बच्चों। इसका प्रूफ ना देखिए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका प्रूफ NCERT में तो इन्होंने मनाही कर दिया है कि मतलब ये होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा। ये देखो, जो 7.1 थ्योरम है ना NCERT में पेज नंबर 115 पे, पेज नंबर 115 पे थ्योरम नंबर 7.1 है बेटा। एंगल सॉरी ये 7.1 एक्सियोम दे रखा है ये, ठीक है। 7.1 एक्सियोम, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है इसकी, ठीक। डेफिनेशन के बाद इन्होंने बोल रखा है, ये लाइन पढ़िएगा सभी। दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नोन रिजल्ट्स। ये प्रूव नहीं किया जा सकता है जो पहले हमने रिजल्ट पढ़े हैं। सो इट इज एक्सेप्टेड ट्रू एज एन एक्सियोम, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस रिजल्ट को, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को। आप अपनी NCERT में 113 पेज पर ये लाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा ये थ्योरम करवाने की, समझाने की कि कैसे है तो थ्योरेटिकली, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको ये पूरी समझाई जाए बाय डेफिनेशन, ठीक है। आइए इसमें चलते हैं। तो देखिएगा बेटा, हमारे पास एक साइड, एक एंगल और एक साइड, साइड एंगल साइड, ये है। अब कोशिश करते हैं, आप ये बताओ, कल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि 2 फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो पूरा क्या कर ले, उसके सुपरपोज, नीचे वाली फिगर ना दिखाई दे, पूरा सुपरपोज हो जाए, तो उन दोनों फिगर्स को क्या बोला जाएगा बेटा, बोलिएगा, कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। आइए इसी पे बात करेंगे, देखिएगा। इधर देखिए, प्रूफ के अंदर हम लिखने जा रहे हैं, यहां पे प्रूफ समझने का ज्यादा है, लिखने का कम है बेटा। अगर इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसको प्लेस करने की। देखिए, प्लेस ट्रायंगल
ABC over triangle DEF such that इस तरह से कोशिश करेंगे कि that the side AB falls on side DE, vertex A falls on vertex D and B on E। इस लाइन का मतलब देखिए क्या है। मैंने सबसे पहले जो लाइन लिखी है भाई, कॉन्ग्रुएंसी के लिए इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, देखा जा सकता है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को बेटा उठा लिया, उठा के इसके ऊपर सुपरपोज किया, ओवर इसके ऊपर रखना स्टार्ट किया एबीसी को। इस तरह से रखा कि AB जो है, AB साइड जो है वो किसके ऊपर रखी जा रही है, DE के ऊपर। तो आप देखना बेटा, DE के ऊपर A जो वर्टेक्स है वो मैं किसके ऊपर रख रहा हूँ, D के ऊपर। B जो वर्टेक्स है वो किसके ऊपर रख रहा हूँ, E के ऊपर। ठीक, तो जो AB है आपकी, एंगल A और एंगल D तो इक्वल है। AB किसके इक्वल दी हुई है बेटा, AB D के इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन में गिवन है ये मेरे पास, AB इज इक्वल्स टू D। तो अगर मैं A पॉइंट D पे रखूँगा उठा के और B पॉइंट E पे रखूँगा, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, आपका जो ये साइड है ना, ये वाली, मैं ना एक काम करता हूँ, आप रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक चीज़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रुकिए, कितने सेंटीमीटर है ये, 4.5, और ये कितनी है, देखिएगा बेटा, ये एंगल भी तो बनाना पड़ेगा। फिर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल का भी नहीं पता, अभी डी भी नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाता। चलो एक्टिविटी से फिर कब, अभी तो एंगल भी बनाना पड़ेगा। ये अच्छे से बनाता ना तो मैं आपको एक ट्रायंगल कट करके इसके ऊपर बना के दिखाता रख के। अभी डी भी नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। ये सोचो कि ए बी जो साइड है वो उठाई और ये ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ मैं। ए पॉइंट डी पे आएगा, बी पॉइंट ई पे पड़ेगा, हमने रखा है इसके ऊपर, ए बी डी ई के इक्वल है, तो ये पूरी ए बी जो है इसके ऊपर आ जाएगी। देखिएगा कि प्लेस ए बी सी ओवर डी ई एफ सच दैट द साइड ए बी फॉल्स ऑन साइड डी ई। ए बी जो है वो डी ई के ऊपर आ जाएगी एंड वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन डी, ए डी पे जाएगा और बी जो है वो बी वाला पॉइंट है वो ई पे जाएगा। नेक्स्ट, सिंस क्या गिवन है मुझे, एंगल ए और एंगल डी गिवन है ना बेटा। जितना एंगल ए है, एंगल ए और एंगल डी गिवन है, जितना एंगल ए उतना ही डी है। Therefore AC will fall on DF। मतलब क्या बेटा, ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है वैसे तो। देखिए ये मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे रखा और बी पॉइंट यहाँ पे, ये सोच लीजिए बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये ए बी यहाँ पे आ गई और दूसरी साइड जब ये ट्रायंगल उठा के रख रहे हैं तो जो एंगल ए है वो इस एंगल डी के इक्वल है, यानी इसकी जो साइड्स है ना इनके बीच में उतना ही एंगल है जितना इसमें है, ए वाले में। देखना, जितना ए वाले में है उतना ही एंगल इनमें है। तो मैंने ये उठा के इस पे रखा तो ए बी होगी मेरी
डी के ऊपर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दूसरी साइड है, इसमें गैप जो है इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है बेटा वो इतना ही होगा जितना डी में है। तो जैसे ये डी पे है तो दूसरी साइड जो डी एफ है, जो ए सी है ना मेरी, वो एग्जैक्टली जाके किसके ऊपर पड़ने वाली है बेटा, किसके ऊपर जाएगी बताइएगा, डी एफ पे यूं जाएगी ये दूसरी साइड। आप अगर AC को उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे, क्योंकि दे रखा है बेटा ये चीज़ गिवन है हमें, ये नहीं कि हम अपने आप कर रहे हैं, ये चीज़ तो गिवन है। देखो ए बी डी के बराबर है, तो ए बी की लेंथ डी के पूरी इसके ऊपर फिट हो जाएगी। ए पॉइंट डी पे रखेंगे, बी को ई पे रखेंगे, उसके बाद एंगल बराबर है, तो इनके बीच में जो गैप होगा ना बेटा, जो इनके बीच में गैप है वही इनके बीच में गैप रहेगा। तो उतनी ही गैप पर जाके जिसकी दूसरी साइड है AC जो है वो जाके उतनी ही गैप पे जाएगी, तो ये A पॉइंट D पे और ये जो C पॉइंट है वो F पे जाके गिरेगा। क्यों? AC DF के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर क्यों आएगी? क्योंकि गिवन है बेटा, AC की लेंथ DF के बराबर है, AC की जो लेंथ है वो DF के बराबर है, तो पक्का है कि ये पॉइंट जो होगा इतने ही स्पेस, इतनी ही ओपन होगी, क्योंकि एंगल भी सेम है, तो ये इसके ऊपर जाके गिरेगा ही गिरेगा, पक्का गिरेगा बेटा। यानी कि जो C पॉइंट है वो F पे और A है D पे, तो AC पूरी किस पे गिर जाएगी, DF पे, क्योंकि इक्वल भी दे रखी है। तो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ बेटा एक बार कि देयरफॉर AC फॉल्स ऑन DF, ठीक है, बट AC किसके इक्वल दे रखी है मेरे को, AC तो DF के इक्वल दे रखी है, एंड A falls on D, A D पे फॉल्स है, AC मेरी बेटा, AC मेरी DF के बराबर है, A D पे गिरा है, देयरफॉर जो C होगा वो किस पे जाएगा, पक्का ये लेंथ भी इक्वल है, ठीक है, और A पे D सुपरपोज हो चुका है, तो C पॉइंट किस पे जाके गिरेगा, देयरफॉर C will fall on F, तो पक्का C जो है वो F पे फॉल होगा बेटा। और उसके बाद दस इस तरह से AC जो है आपकी कोइंसाइड कर जाएगी, यानी उसके पूरी ऊपर आ जाएगी विद DF के। AC जो है वो पूरी DF के ऊपर आ जाएगी। तो ये तो उन्होंने दे भी रखा था, ABD के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो जब हम इसको इस तरह से सुपरपोज करवाएंगे तो ये साइड कवर होगी, ये साइड कवर होगी। अब देखना नाउ हो क्या रहा है, B पॉइंट किस पे फॉल हो गया। अब मुझे BC और EF के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है B पॉइंट किसके ऊपर जाके टिका है, बिल्कुल किसके ऊपर गिरा है। नाउ B फॉल्स ऑन E, B E पे फॉल हो गया, एंड C फॉल्स ऑन F। ये देखिए, जब ये इसके ऊपर फॉल हुआ है तो B किस पे फॉल हुआ है बेटा, B मेरा फॉल हुआ है E पर और C फॉल हुआ है F पर। देयरफॉर इसलिए BC जो है, सोचिए अगर B E पॉइंट पर आ गया और C F पॉइंट पे आ गया और स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा BC पक्का किसके ऊपर जाएगी, दे नहीं रखा है इन्होंने, BC की लेंथ EF की लेंथ के बराबर नहीं गिवन है, यहां नहीं गिवन है। लेकिन आप खुद बताइए, जब B पॉइंट E पे आके कोइंसाइड कर गया ऊपर से और C है जो F पे कर गया, तो BC पूरी की पूरी किसके ऊपर जाएगी, सोचिएगा। हाँ बिल्कुल EF पे जाएगी। तो देयरफॉर BC कोइंसाइड विद EF, जो BC है वो कोइंसाइड कर जाएगी EF पे। दस हम बोल सकते हैं ABC ट्रायंगल ABC when superposed on triangle DEF, यानी कि जब ट्रायंगल ABC को सुपरपोज किया जाएगा, इसके ऊपर रखा जाएगा DEF के, इट
कवर इट एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा बेटा ये, कवर इट एग्जैक्टली, हेंस बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन तो यही कहती है, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल डी ई एफ के। पूरा पूरा लीजिए, ये क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, सुपरपोज हो चुका है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? देखिए इस चीज़ को, मतलब बेटा मैं आपको सीधी सी यहाँ पे एक गोली भी दे सकता था, सटका भी सकता था एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़वा के कि भाई एनसीईआरटी में यहाँ पे ये दिया हुआ है, काम करो और हो जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ एनसीईआरटी ने यहाँ लिख रखा था कि दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, तो इसको आप एग्ज्यूम मानिए और ट्रू मान के आगे बढ़िए एसएएस को। बट मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि अगर थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन से कि अगर साइड एंगल साइड कि दो ट्रायंगल्स की साइड एंगल साइड होंगी, उनको सुपरपोज करवाया जाएगा तो एक एक पॉइंट जो होगा, ए पॉइंट पे डी आएगा और ये सी बी ई पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, इक्वल दे रखी है। फिर एंगल उतना ही ओपन से दूसरी साइड जाएगी जितनी ओपन ये है, तो डायरेक्ट डी पे, ए डी पे आते ही सी अपने आप किस पे भाग जाएगा, एफ पॉइंट पे, तो ए सी है वो डी एफ पे कोइंसाइड कर जाएगी, क्योंकि इनकी लेंथ भी इक्वल दे रखी है। ठीक है, लेंथ इक्वल है, ए डी पे आ गया तो सी ऑटोमेटिकली एफ पे आएगा, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली कवर होगी। अब तीसरी की बात आई, बी ई पे लाई कर रहा है, सी पॉइंट एफ पे आ चुका है, तो पक्का स्ट्रेट, कहीं मुड़ी तो हुई नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो बी सी पूरी पूरी किसके ऊपर आ जाएगी, ई एफ के, और एक को सुपरपोज कर लेगी, कवर कर लेगी। इट मींस दोनों ट्रायंगल बाय डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ही तो कहती है कि जब एक फिगर दूसरे के ऊपर रखी जाए तो दूसरे वाली ना दिखाई दे, नीचे वाली पूरी पूरी सुपरपोज हो जाए, यूं आपको बताया था। और जब उसको उल्टा भी किया जाए तो भी यूं यूं, दोनों साइड से यूं यूं। समझ पा रहे हैं ना बेटा, दोनों साइड से। जैसे ये हाथ था, मैंने बताया था इसके ऊपर सुपरपोज होगी तो एक कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप और साइज, जो किसी साइड से भी देख लो तो दूसरी वाली नहीं दिखेगी। इज इट क्लियर? तो कभी भी जब साइड इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए, साइड इक्वल, साइड एंगल साइड, और एंगल पक्का बीच वाला होना चाहिए बेटा। अगर एंगल आपका ये बी हो गया ना, साइड तो यही दोनों है, साइड ए बी और ए सी है, और यहां पे किसके इक्वल है, ए बी डी के और ए सी डी एफ के, लेकिन एंगल इनके बीच वाला नहीं है, एंगल साइड वाला है, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। अगर आपका एंगल कोई दूसरा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ भी करना चाहते हो एस से, तो एंगल बीच वाला ही होना चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ओके, चलिए बेटा एनसीईआरटी में इसके बाद बात करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, पहले मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ही करवाऊंगा। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद सेकंड थ्योरम आएगी 2 एग्जाम्पल के बाद। देखिए बेटा नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में है गिवन। देखो सबसे पहले तो मैं गिवन लिखूंगा यहां पे। बेटा आप जो नोटबुक बना रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो, उसमें आपने भी गिवन टू प्रूव, ये सारे रेड पेन पे काम करना है, मतलब हेडिंग रेड से और बाकी सारा काम ब्लैक से। अच्छे से नोट्स बनाने हैं ज्योमेट्री के। गिवन में क्या है, OA इज इक्वल्स टू OB एंड OD इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, टू शो, टू शो, शो में क्या है, फर्स्ट
ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। ठीक। सेकंड, ये प्रूफ करना है AD पैरेलल है BC के। जो फिगर गिवन है बेटा हमें उस पर बात करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये देखिएगा बेटा, इस टाइप से आपको फिगर दे रखी है। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग यहाँ पे A, दिस इज D, दिस इज O, दिस इज C और दिस इज B। ठीक है। इक्वल क्या दे रखा है बेटा? AO जो है वो किसके इक्वल है? BO के। और OC डबल डैश लगा देते हैं, OC जो इसके इक्वल है OD के। ठीक है, ये दो दे रखे हैं। तो आइए सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो रेड पेन कहाँ गया? प्रूफ देखिएगा, सबसे पहले है मेरा प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या है? फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखिए बेटा, AOD की एक साइड, इसकी एक साइड AO और BOC की साइड BO के बराबर दे रखा है। AO किसके इक्वल है? BO के। AO इज इक्वल्स टू BO। रीजन क्या लिखोगे? रीजन देना जरूरी है, गिवन है। ठीक। फिर इसके बीच में ये एंगल देखिए बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना? क्यों? क्या रीजन दूं बताइए? एंगल 1 और 2 क्यों? शाबाश, याद करो एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार फिर से सभी को रीजॉइन करना है। ठीक है, 40 मिनट्स और पढ़ेंगे हम, एक बार रीजॉइन करना है सभी को, याद रहे। अभी जस्ट होने वाली है, कुछ सेकंड में हो जाएगी। सेम आईडी से, सेम पासवर्ड से दोबारा रीजॉइन करें। AO BO के इक्वल हो गया एंगल 1। एक सेकंड रुकिए बेटा, होगी ऑफ। आ जाइए बेटा, आ जाइए, एक बार आराम से सभी को आने दो।
स्टार्ट करते हैं। हम थे यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल AOD और BOC, इनमें देखिएगा इस ट्रायंगल की साइड AO, इस ट्रायंगल की साइड OB के इक्वल गिवन है, ठीक है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और इस ट्रायंगल की साइड OD, और OD इस ट्रायंगल की साइड OC के इक्वल गिवन है। ये गिवन है बेटा, इक्वल। तो देखिए और सोचिए, क्या ये वही चीज नहीं बन गई है? क्या ये साइड फिर एक एंगल इंक्लूडेड एंगल और दूसरी साइड, भाई साइड एंगल और साइड, अभी जो थ्योरम हमने पढ़ के आए हैं उसमें यही तो था फर्स्ट थ्योरम में, कि आपकी एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, दूसरी साइड दूसरे के, और उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल बेटा जो हैं ट्रायंगल AOD आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी ट्रायंगल BOC के। रीजन क्या देंगे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्राइटेरियन बोल दीजिए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल भी बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, क्लियर है? अब ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रेंसी तो हो चुकी है। और एक बार जब आपने इस प्रॉपर्टी से या किसी भी प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंट होते ही तो उनके सब कुछ सेम हो जाएंगे। देखिएगा अब कॉन्ग्रेंट हो गए ना, अब सारी चीज इक्वल होगी, सारी साइड AO BO के, OD OC के, AD BC के, और एंगल A एंगल B के, एंगल A एंगल B के भी इक्वल हो गया। कॉन्ग्रेंट होते ही ये एंगल देखिएगा बेटा, जो एंगल नंबर 3 नाम दे रहा हूं मैं, और ये एंगल नंबर 4, ये अब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी कहती है कि दो ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल A वाला A के, O वाला O के, D वाला C के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं कि A B के इक्वल, A वाला कौन कि एंगल 3, जो A का नाम दिया, एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। और इसका रीजन आप क्या देने वाले हैं? इसका रीजन देने वाले हैं बाय CPCT। इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT किस चीज के लिए लिखते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये पूरी लाइन लिखने की बजाय सिर्फ ये लिख दो CPCT। C का मतलब कोरस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। यानी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। पार्ट्स में तीनों एंगल और तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग का मतलब A वाला B के ही होगा, O वाला O के, D वाला C के। CPCT ये रीजन देना होता है हमें जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तब। अब 3 और 4 इक्वल किया क्यों? इसका रीजन है ना, मुझे ये पैरेलल भी तो दिखानी है। अब 3 और 4 इक्वल हो गए, but these are alternate interior angle, but these are alternate interior angle। ये alternate interior angle है, so this implies we know that अगर alternate interior angle equal हो जाते हैं तो lines will be parallel। तो ये AD है वो इसके पैरेलल हो जाएगी CB के, ये ध्यान रखना, या BC के। AD जो है वो BC के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल तो प्रूव कर दिए, देन लाइन्स विल बी पैरेलल, देन लाइन्स
विल बी पैरेलल। बेटा ये 6 चैप्टर में किया था हमने, 6 चैप्टर पूरा करवा चुका हूँ, उसमें ये पढ़ा था अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी। हैंस दिस इम्प्लाइज AD जो है बेटा वो किसके पैरेलल होगी, आपकी BC के। AD इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। दोनों ही रिजल्ट आपके प्रूव हो गए हैं। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कुछ? बोलो बेटा। कनिष्का, हिमांशी, धीरेन, भव्या, नवनीत, पीयूष, क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, फिर चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एग्जाम्पल सेकंड, उसके बाद अगली थ्योरम आएगी बेटा एग्जाम्पल सेकंड। एनसीईआरटी चलूंगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा मैं, ठीक है ना, चलेंगे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, जो आती जाएगी वो करते जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री एक बार एनसीईआरटी से करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस देखना फिर हम आरडी से करें, गजब गजब के क्वेश्चन आएंगे, बड़े मजे आएंगे करते हुए भी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? गिवन, सबसे पहले तो गिवन की बात करते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी क्या है? ए बी इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। एल क्या है? एल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस, हमें क्या दिखाना है? शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ठीक है। दे रखा है P इज पॉइंट ऑन L, P कोई पॉइंट है जो कि L पे है, और टू शो में है, देखिएगा पहले फिगर बना देता हूँ, उससे आपको काफ़ी कुछ कहानी समझ आ जाएगी इसकी। ये कोई लाइन सेगमेंट है बेटा, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसको बीच से बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, एल। एल बी द लाइन है, कोई लाइन है तो कोई उसका एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। एल लाइन है जो परपेंडिकुलर है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 90 है, और इसको एम पॉइंट दे देते हैं। बाइसेक्टर है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये आपस में इक्वल है। उसके बाद बेटा पहले सुन लीजिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एल एक लाइन है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है। मुझे प्रूव करना है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट पी है बेटा, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, अलग से दिख जाएगा वो। इस पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है, पॉइंट पी। मुझे ये दिखाना है ये पी जो है ए से भी इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी। पहले तो क्वेश्चन समझिए बेटा, क्वेश्चन समझ आने से आधा सॉल्यूशन हो जाता है। पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये प्रूव करना है हमें। यानी टू शो की बात करूं तो मुझे दिखाना है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी।
ये प्रूफ करना है बेटा। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ, एक बात बताइए मुझे आप लोग, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, जो दो डॉट लगाए हैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, और एक बार जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी से एपी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? पीबी के। आपको पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी पार्ट्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो एपी और पीबी आपस में इक्वल ही हो जाएंगे। देखिएगा कैसे। मैंने ये ट्रायंगल उठाया, इन ट्रायंगल यहां से नाम ले रहा हूं ए एम पी, एंड ट्रायंगल यहां से नाम लूंगा इसका बी एम पी, बी एम पी। इनमें दिखाने के लिए क्या क्या चीजें हैं पहले बात करते हैं। ए एम इक्वल है किसके बेटा? एम बी के। रीजन, हर एक का रीजन देना जरूरी है। क्यों? एल बाइसेक्ट ए बी, एल बाइसेक्ट ए बी। एल जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई। ठीक है। नेक्स्ट, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है ना बेटा, एल इस पे परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, एक एक साइड। और ये साइड देखिएगा, ये साइड ये कॉमन है दोनों में, पीएम इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो पीएम इज इक्वल्स टू पीएम, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड भी पीएम है और ये इसमें भी आ रही है, तो पीएम पीएम दोनों की क्या होगी? कॉमन। तो बेटा सारी चीज आपकी इक्वल होगी या नहीं हुई? देखिएगा 1 2 के ईच 90, एम एम बी के, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर और पीएम पीएम आपस में क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? फर्स्ट थ्योरम जो हम पढ़ के आए हैं, साइड, फिर बीच वाला एंगल, फिर साइड। एक ट्रायंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग। यही तो थी पहली थ्योरम कि साइड एंगल साइड और इसकी साइड एंगल साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो बेटा दोनों ट्रायंगल आपस में ए एम पी आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी किसके? ट्रायंगल बी एम पी के। ए एम पी और बी एम पी आपस में कैसा हो गया बेटा? दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी हैं, सो दैट्स वाई यहाँ ए एम पी और बी एम पी कॉन्ग्रुएंट होगी। रीजन कौन सी से? ये हो चुका है मेरा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, लिख दो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, या सिर्फ SAS क्राइटेरिया लिख सकते हो। इस क्राइटेरिया से मेरी ये दोनों क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और दिस इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बेटा। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए फिर तो इनका सब कुछ इक्वल हो जाएगा, सारी साइडें आपस में कोरस्पॉन्डिंग और सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आइए बेटा यहाँ देखिएगा, ये होते ही हम क्या कर देंगे? इसकी फर्स्ट थर्ड AP और इसकी भी फर्स्ट थर्ड BP। AP किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? AP इज इक्वल्स टू BP। रीजन बाय C डॉट P डॉट CPCT। रीजन corresponding parts of congruent triangle are equal, so AP जो है बेटा वो BP के इक्वल हो गया। hence the result prove, hence proved। लीजिए बेटा मेरा ये hence prove हो गया है। धीरेन आपकी क्लास कितने बजे है बेटा? तो आप जाओगे? अभी 2 मिनट रह रहे हैं, तो ठीक है बेटा, हम एग्जैक्ट 5 बजे कल दोबारा, आज भी 5 बजे नेट क्लास स्टार्ट हो गई थी 5:05 पे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ ये मीटिंग जो ऑफ हो रही है ना बीच में,
इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक है। या तो यार पता है दिक्कत क्या है, उन्होंने का प्लान जो ले रखा है, मेरे को ये इसका सिस्टम समझ नहीं आ रहा अभी, कहाँ से लेना है, कहाँ से एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये है, इसलिए रीज़न है। मैं कोशिश करता हूँ ये करके और फिर मैं इसका कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर कहीं से मेरे को पता लगता है तो इसमें कैसे लेना है, ठीक है बेटा। कल एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल लेट मत होना, क्योंकि थ्योरम स्टार्ट होगी, वो थ्योरम बीच में से फिर समझ नहीं आएगी। एग्जैक्ट 5 बजे रेडी मिलना बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भव्या, धीरेन, कनिष्का, नवनीत, हिमांशी, बोलो भाई। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? बोलिए, नहीं है? चलो ठीक है बेटा, इनको नोट्स बना लेना, अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं। मैं फ़ोटो अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे पिक आ जाएगी आपके पास, और लेक्चर दोबारा सुनना हो तो थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाय, थैंक यू।